अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर खौफनाक कहानियों को सर्दी की इन रातों में बहुत पसंद भी कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की एक बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लें। जुल्फकार कहते हैं कि सर्दी में नाना जी हमारे पास रहने के लिए आए थे। बहुत सख्त सर्दियां थी। हम लोग नाना जी के पास बैठे हुए थे। इतने में बाहर से आवाज आई। हमारे गांव की गली में मूंगफली वाला आता था। हम फौरन से मूंगफली लेने के लिए गए तो नाना जी ने रोक दिया और कहा कि इस टाइम बाहर नहीं जाना। हम लोग बैठ गए। नाना जी ने कहा कि मैं तुम लोगों को एक खौफनाक कहानी बताता हूँ। शाह साहब के पास कुछ दिन पहले एक गांव से कुछ लोग आए। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और बहुत ज्यादा डरे हुए भी थे। शाह साहब ने जब उनकी ऐसी हालतें देखी, उनके आने की वजह पूछी, तो उनका ये कहना था कि हम लोगों के इलाके में एक मूंगफली वाला आदमी आता है रात के वक्त। हमारा गांव है तो अक्सर गांव में वो मूंगफली देने के लिए आता है। वो जब भी आता है गांव के बहुत से लोग उससे मूंगफली लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं। जब से सर्दी शुरू हुई तो वो थोड़ा ज्यादा लेट आने लग गया। वो हमारी गली से गुजरता गुजरता आवाजें देता देता आगे चला जाता था। हम लोग उसको रोकते रहते थे लेकिन वो चलता ही जाता है और जाकर जिस तरफ गांव का कब्रिस्तान है उस रास्ते के दरमियान में वो अपनी रेड़ी लेकर खड़ा हो जाता है। पहले वो घरों के करीब खड़ा होता था, गलियों में खड़ा होता था। फिर अक्सर गांव के लोग उससे जाकर मूंगफली ले आया करते हैं और उसको ये भी कहते हैं कि भाई तुम आबादी से हटकर गांव की गलियों से निकलकर आवाजें लगाते लगाते यहाँ तक क्यों आ जाते हो। पहले तो वो चुप कर जाता और फिर कहता कि इस तरफ से बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं और वो मेरे से बहुत ज्यादा मूंगफली लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि वो बच्चे भी मूंगफली ले ले। सब हैरान हो गए और कहने लगे इस तरफ तो कब्रिस्तान है, यहाँ से कौन कौन तुमसे मूंगफली लेने आता होगा। तो वो कहता है नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद देखना यहाँ पर इतने बच्चे आएंगे और वो मेरी सारे ही मूंगफली ले लेते हैं। तो उसको गांव के एक दो लोगों ने कहा कि जरा संभल कर, इस तरफ आबादी नहीं है, यहाँ पर तो कब्रिस्तान है। तो कहने लगा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम लोग मूंगफली लो और जाओ। इतने में गांव वाले उससे मूंगफली लेकर वापिस आ गए। ये सिलसिला कुछ दिन तक तो चलता रहा। उसके बाद अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो गए। जब भी कोई उससे मूंगफली वगैरह लेने जाता तो वो उधर ही खड़ा हुआ मिलता। अब तो वो आवाजें भी नहीं देता था, चुपचाप गलियों से होता हुआ कब्रिस्तान के करीब जाकर खड़ा हो जाता था। जब किसी को पता लगता कि मूंगफली वाला वहां पर जाकर खड़ा है तो उसके पास जाकर गांव के लड़के मूंगफली वगैरह ले लिया करते। लेकिन जब भी कोई उसके पास मूंगफली लेने जाता उसके पास कोई ना कोई खड़ा होता। कभी कोई औरत जिसने बुर्का पहना होता, कभी बच्चे, तो कभी अजीबोगरीब चेहरों वाले मर्द। उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूंछें होती और कद भी बहुत लंबे होते। ना तो वो हमारे गांव के लगते और ना ही उन्हें पहले गांव में किसी ने देखा होता। वो मूंगफली लेते और उसी तरफ निकल जाते जिस तरफ कब्रिस्तान होता। मूंगफली वाले को जब पूछा जाता तो वो यही कहता कि यही तो वो लोग हैं जो मूंगफली लेने आते हैं। फिर गांव वाले जब भी मूंगफली वाले से मूंगफली लेते, जब उसके पास कोई खड़ा होता तो वो बीमार होने लगे, रातों को डरने लगे, उनके घरों पर दस्तक होने लगी। यहाँ तक कि गांव का एक लड़का अब्बास, जब वो उस मूंगफली वाले के पास गया, उसके पास दो औरतें खड़ी थीं। उसके सामने वो उससे मूंगफली वगैरह लेकर जब जाने लगी तो अब्बास जब पहुंचा तो उनमें से एक औरत ने खड़े होकर पलटकर अब्बास की तरफ देखा। अब्बास हैरान हो गया कि ये मेरी तरफ क्यों देख रही है। इतने में वो औरतें अंधेरे की तरफ चली गईं। अब्बास ने मूंगफली ली और वापस आ गया। लेकिन जो ही वो अपने गांव के घर की तरफ आ रहा था, गली में आ रहा था, तो उसे अपने पीछे आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलट कर देखा तो वही बुर्का पोश औरत उसके पीछे आ रही थी।
اسے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ پتہ نہیں یہاں پر کیسے آ گئی ہے، یہ تو قبرستان والی طرف جا رہی تھی، یہاں پر کیسے آ گئی؟ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگ گیا، لیکن وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آ گئی۔ عباس نے نہ تو اسے بلایا اور نہ ہی اس سے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو۔ جلدی سے اپنے گھر داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ ابھی وہ دروازہ بند کر کے ہٹا ہی تھا کہ دروازے کے اوپر دستک ہونے لگ گئی۔ جب عباس نے پوچھا کون ہے باہر، تو اس نے کہا دروازہ کھولو، تم سے ملنے آئی ہوں۔ عباس نے پوچھا کون ہو تم، میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگی دروازہ تو کھولو، میں بہت دور سے آئی ہوں۔ عباس ڈر گیا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر کے اندر گیا اور گھر والوں کو جا کر یہ بات بتائی۔ فوراً سے اس کے گھر والے باہر آئے، دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، سب ڈرنے لگ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سب نے کہا کہ ہم اس مونگ پھلی والے کو اپنے گاؤں سے بھگا دیں گے، ہم اسے کہیں گے کہ ہمارے گاؤں میں آئندہ مونگ پھلی لے کر بالکل بھی مت آنا، تمہاری وجہ سے جنات غیر مرئی مخلوقات ہمیں تنگ کرنے لگے ہیں۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، نہ ہی کبھی ہمارے گاؤں کی طرف جنات یہ ایسی غیر مرئی مخلوقات آئی تھیں۔ یہ ضرور سنا تھا کہ قبرستان والی سائڈ پر ایک ایسی جگہ ہے، ایک سڑک ہے جو بہت زیادہ آسیب زدہ ہے۔ کہتے ہیں اس سڑک کے اوپر بہت سے جنات ہیں جو پرانے درختوں پر آباد ہیں۔ شام کے بعد کوئی قبرستان کی طرف بھی نہیں جاتا، صرف ان جنات کی وجہ سے۔ گورکن کا بھی یہی بتانا تھا کہ اگر کبھی شام کے بعد میں قبرستان کی طرف جاؤں تو ان درختوں کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے جنات بہت تنگ کرتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، رونے کی آوازیں تک آتی ہیں۔ اس لیے میں اب شام کو نہیں جاتا، اس طرف بہت جنات ہیں۔ وہ جو مونگ پھلی والا تھا، نہ تو اس کو ڈر لگتا تھا نہ وہ ڈرتا تھا، اور وہ خود بھی یہی بتاتا تھا کہ وہ مونگ پھلی ان کو ہی دینے آتا ہے۔ سب نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس مونگ پھلی والے کو آج اپنے گاؤں سے نکال دیں گے، آج جو ہی رات ہوئی گاؤں کے 6-7 لڑکے مل کر گئے کہ آج ہم اس مونگ پھلی والے کو اپنے گاؤں سے واپس نکال دیں گے اور کہیں گے یہاں پر مونگ پھلی دے کر مت آؤ۔ تو جو ہی وہ لوگ قبرستان کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج اس کی ٹھیلے کے آس پاس بہت سے لوگ تھے، بہت زیادہ لوگ تھے، آدمی ہی آدمی تھے۔ تقریباً سب نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ لوگ آگے جانے لگے تو وہ لوگ دیکھ کے ڈر گئے، ان سب کی شکلیں مونگ پھلی والے جیسی ہی تھیں۔ وہ خوفناک انداز میں ہنس رہے تھے اور ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ گاؤں کے لڑکے چیخیں مارتے ہوئے واپس بھاگے، ان کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی۔ اس کے بعد سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی مونگ پھلی والے کی آواز سن کر باہر نہیں نکلے گا۔ اللہ جانے یہ بھی شاید کوئی جن ہی ہے جو انسانی روپ لے کر ہمارے گاؤں میں آ گیا ہے۔ اتنی رات کو پہلے یہ کبھی نہیں آتا تھا، پہلے تو یہ شام کو ہی آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو تھے گاؤں والے، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کی آواز پر باہر نہیں نکلنا۔ جب گاؤں والوں نے اس کی آواز سن کر باہر نکلنا بند کر دیا تو جو ہی رات ہوتی 12 بجے کے بعد وہ گاؤں کی گلیوں میں اپنی مونگ پھلی والی ریڑھی لیے گھومتا رہتا اور آوازیں دیتا رہتا، پکارتا رہتا۔ کبھی اس کی آواز بہت باریک ہو جاتی، کبھی اس کی آواز بہت اونچی ہو جاتی۔ اس کی ریڑھی کے جو پہیے تھے ان کی آواز جب گونجتی تو ایک عجیب سا خوف برپا ہو جاتا۔ اور ان دنوں گاؤں میں بہت زیادہ الو بھی رات کے وقت بولا کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا گاؤں کی گلیوں میں بے تحاشا الو آتے ہیں جو رات بھر شور مچاتے ہیں، کبھی گھروں کی مڈیروں پر بیٹھ کر تو کبھی بجلی کی تاروں پر بیٹھ کر۔ ہمارے پورے گاؤں میں ایک خوف کا عالم پھیل گیا ہے۔ رات تک تو بات ٹھیک رہتی ہے، لیکن جو ہی 12 بجتے ہیں، 12 بجے کے بعد ہمارے گاؤں کا پورا حصہ، پورا گاؤں ہی بدل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے وہاں پر کوئی انسان تو ہے ہی نہیں، بس ہر طرف جنات ہی جنات ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری مدد کریں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ مسئلہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، کوئی ایک آدھی مخلوق نہیں ہے یہ۔ شاہ صاحب نے جو ہی پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے
तुम लोग पता करो वो जो मूंगफली वाला है वो कहाँ से आता है, किस गांव का है, क्या तुम लोग जानते हो? तो एक आदमी ने कहा कि जी, हम लोग उसका गांव जानते हैं, वो जिस गांव से है हमें पता है, हमारे गांव के पास वाला गांव है उसका। इनके मूंगफली की फसल है, खेत है, इसलिए ये मूंगफली बेचते भी हैं, लोगों को भी फरोख्त करते हैं और इस तरह से खुद भी बेचते हैं। तो मुझे इनके गांव का पता है। शाह साहब ने कहा कि तुमने वहां पर जाकर उस आदमी का पता करना है, क्योंकि मेरे पढ़ाई और इनके मुताबिक वो कोई इंसान नहीं है। और तुम लोगों के गांव की गलियों में जो रेहड़ी लेकर आता है रात के वक्त, वो इंसान नहीं, एक जिन है, एक भयानक जिन जो इंसानों की खुशबू पर इंसानों की तलाश में आया है ताकि उन्हें अपना शिकार बना सके। और ये जो उल्लू है जो आवाजें निकालते हैं, बोलते हैं, ये सब जिन्नात हैं। ये जानबूझकर बोलते हैं, शोर मचाते हैं कि लोग बाहर निकले, इन पर हमला करने की कोशिश करें और वो उन्हें अपने आसेब में जकड़ ले। कोई भी किसी परिंदे को, किसी जानवर को भी, कोई जानवर भी नजर आए तो उसको भी आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, ना मारेंगे, ना बुलाएंगे, ना ही हम कलाम होने की कोशिश करेंगे। और मूंगफली वाले की जब आवाज आए तो बिल्कुल ना उसको रोकना है, ना उससे बोलना है। अभी 3 दिन मैं पढ़ाई करूंगा और 3 दिन के बाद ही इसकी रोकथाम की जाएगी। अगर ये एक मखलूक होती तो मेरे एक तावीज से ही इसको रोका जा सकता था। ये कोई एक मखलूक नहीं है। वो जो औरत के रूप में इस लड़के के पीछे आई थी वो भी एक चुड़ैल आफत थी जिसने इसको देख लिया था। वो दोबारा भी आने की कोशिश करेगी, इसलिए वो लड़का अकेला रात के वक्त बाहर भी ना निकले। कल मुझे आप लोगों ने आकर बताना है कि वो मूंगफली वाला कौन है, उसका नाम क्या है, मुझे सारा कुछ उसके बारे में आकर बताएं। वो लोग चले गए। शाह साहब की हिदायत के मुताबिक अब उन लोगों ने रात के वक्त गांव में अकेले बाहर नहीं निकलना था और ना ही किसी जानवर या बोलते हुए उल्लुओं को छेड़ना था और हम कलाम होना था। ना ही इनको उड़ाना था, ना ही इनको भगाना था और ना ही उस मूंगफली वाले से कोई चीज लेनी थी। पूरे गांव में ये बात फैल गई। हर किसी ने कहा कि हम तो शाम के बाद अपने घरों से बाहर निकलेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हर कोई डर रहा था। रात होते ही पूरा गांव वीरान हो जाता। मिट्टी के घरों से सिर्फ और सिर्फ टिमटिमाती रोशनियां नजर आती जो एहसास दिलाती कि इन मिट्टी के कच्चे घरों में अब भी लोग बसते हैं, लेकिन खौफ के मारे कोई बाहर नहीं आता। गांव के चौराहे पर मूंगफली वाला अपनी रेहड़ी लिए खड़ा था और उसके आसपास बहुत से लोगों की भीड़ की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि गांव के बहुत से लोग उससे मूंगफली ले रहे हैं, चीजें ले रहे हैं। उसकी भी आवाजें आ रही थी, कह के गूंज रहे थे। असल मानों में वो गांव के लोग थे ही नहीं। खैर, अगले दिन शाह साहब के पास वो लोग आए और उनका आकर ये कहना था कि जब हम लोग उस गांव में गए तो जो बात हमें पता लगी उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। उनका ये कहना था कि जो हमारे गांव में मूंगफली बेचने आता था आदमी, उसका नाम अरशद था और वो आज से 1 माह पहले ही इंतकाल कर गया। उनका ये कहना है कि वो जब रात को मूंगफली बेचकर वापस आया तो उसको दौरे पड़ने लग गए, उसके हाथ पांव मुड़ जाते थे और ऐसा लगता था कि कोई बहुत भारी भरकम मखलूक उसके ऊपर सवार है जो उसको उठा उठाकर पटक रही थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि उसको किसी साहिब इल्म के पास ले जाया जा सके। मौलवी साहब को लाए तो मौलवी साहब का ये कहना था कि ये बड़े सख्त जिन्नात है, मैं इनको काबू नहीं कर सकता। फिर 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। हमारे गांव में से तो कोई भी नहीं जाता। वो सामने उसकी रेहड़ी खड़ी है जो खाली है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम लोगों ने जब ये बातें सुनी हम लोग डर गए और वहां से सीधा आपके पास वापस आए। शाह साहब ने कहा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि वो कोई इंसान नहीं, वो गैर मरे मखलूक है। यही जिन्नात, यही भूत प्रेत चुड़ैलें आपके उस पर सवार हो गई थी क्योंकि वो गलती से उस रात कब्रिस्तान वाली साइड पर निकल गया जहां पर जिन्नात ने उसको देख लिया और उस पर अपना बसेरा कर लिया और उसको जानी नुकसान दे दिया क्योंकि वो उन जिन्नात से हम कलाम हो बैठा था। उसने उनसे लेन देन भी कर लिया, इसलिए वो जिन्नात उसके पीछे लग गए। इसलिए तुम लोगों को कह रहा हूं दोबारा उस तरफ नहीं जाना।
परसों मैं तुम लोगों के गांव में आऊंगा और आकर उन जिन्नात को गांव से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से निकाल दूंगा। तीसरे दिन वो लोग आए, शाह साहब को साथ ले गए, हम भी साथ थे। जब हम लोग उस गांव में पहुंचे, गांव बहुत खूबसूरत था, सरसब्ज हरा भरा, लेकिन कुछ हिस्सों के दरख्त बिल्कुल जले हुए थे। बल्कि एक मखसूस हिस्सा था जहां पर सारे जले हुए दरख्त ही थे। मिट्टी के कच्चे मकान, कच्ची सड़कें, कच्ची गलियां। शाह साहब ने कहा, मुझे उस कब्रिस्तान वाले हिस्से की तरफ ले चलो। वहां पर जब पहुंचे तो एक बहुत बड़ी मिट्टी की सड़क थी, चौड़ी सी, जिसकी दोनों साइडों पर घने दरख्त थे और आगे एक छोटा सा रास्ता जाता था जो गांव के कब्रिस्तान की तरफ निकलता था। जिस चौराहे पर वो खड़ा होता था उसकी निशानदेही की गई। उसके आसपास के जो दरख्त थे वो बहुत घने थे, जहां पर वो जिन्नात रहते थे। शाह साहब ने कहा कि तुम लोगों में से कोई भी आगे नहीं आएगा, तुम लोग पीछे रहोगे। हिसार बंदी कर दी गई। गांव के सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई। जो ही मगरिब का टाइम हुआ, शाह साहब ने पढ़ाई करना शुरू कर दी और एक मखसूस हिस्से के ऊपर एक लाइन खींच दी। लाइन खींचकर उस हिस्से के ऊपर ढेर सारे कील जोड़ दिए गए और अमल करना शुरू कर दिया। जो ही शाह साहब ने अमल किया, उन दरख्तों की साइड से बेतहाशा अजीबोगरीब चेहरों वाले कुछ बहुत लंबे और कुछ बहुत छोटे लोग, जिनके तकरीबन लिबास एक जैसे थे, वो आकर बैठने लगे दरख्तों के साथ साथ। वो बहुत ज्यादा थे। शाह साहब पढ़ाई करते जा रहे थे और वो खौफनाक आवाजों में रोते ही जा रहे थे। वो ऐसे रो रहे थे जिस तरह से कोई बैन करता है। उनकी आवाजें बहुत भयानक थी। जो ही शाह साहब ने अपनी पढ़ाई पूरी की, उठे, हिसार किया सड़क के दरमियान और बुलंद आवाज में कहा कि मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं दे रहा, ये तुम लोगों की हदबंदी है। इससे आगे तुम लोग गांव की हदूद में नहीं आओगे, ना ही कब्रिस्तान वाले रास्ते पर जाओगे। ये दरख्त, ये तुम लोगों का हिस्सा है, यहाँ पर गांव के लोग नहीं आएंगे। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इस हदूद को पार किया तो वो जलकर राख हो जाएगा। वो शोर मचाने लग गई और जैसे उठकर आए थे वैसे दरख्तों के पीछे जैसे गायब हो गए। दरख्त जोर जोर से हिलने लग गए। उसके बाद ऐसा लगा जैसे आंधी आ रही है और ऐसे लग रहा था कि वो दरख्त टूट जाएंगे। शाह साहब ने फिर पढ़ाई पढ़ी और हिसार बंदी कर दी। थोड़ी देर के बाद वो आंधी रुक गई। पत्ते, खुश्क पत्ते अभी भी उड़ रहे थे। शाह साहब ने अपने हाथों से उस हदबंदी के ऊपर वो कील लगाए और उसके बाद गांव के एक आदमी को बुलाकर कहा कि इन कीलों को बिल्कुल जमीन के अंदर गाड़ दो। वो ईंट उठाकर उन कीलों को गाड़ने लग गया। उसके बाद शाह साहब उठे और बाकी के दोनों रास्तों पर हिसार बंदी कर दी और कहा 11 दिन तक इस रास्ते की तरफ कोई भी ना आए। अल्लाह ना करे अगर मजबूरी के तहत कब्रिस्तान की तरफ जाना पड़ जाए तो तकरीबन 11 से ज्यादा लोग होंगे जो जा सकते हैं मिलकर। अकेला कोई भी ना जाए। अगर अकेले जाएंगे तो जिन्नात नुकसान देने की कोशिश करेंगे, किसी भी रूप में उस पार बुलाने की कोशिश करेंगे और अगर गलती से भी उस पार कोई चला गया तो ये हिसार टूट जाएगा और फिर ये जिन्नात पूरे गांव पर हावी हो जाएंगे और गांव वीरान हो जाएगा। फिर पूरे गांव में ऐलान किया गया, जहां पर हदबंदी की गई थी उसके आगे बाड़ लगा दी गई ताकि कोई गलती से भी उस पार आ ना सके। लेकिन शाह साहब कहते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा जिन्नात थे। उस गांव के ऊपर जो हमला करना चाहते थे, उनका पूरा कबीला था। वो पूरे गांव को वीरान करना चाहते थे। हम लोग वापस आ गए। कुछ दिन के बाद वो लोग वापस आए और उनका ये कहना था, अब गांव की गलियों में उल्लू शोर नहीं मचाते, अब गांव की गलियों में मूंगफली वाला नहीं आता, ना ही लोगों की और बच्चों की भीड़ है, ना ही घरों के दरवाजों पर दस्तक है। लेकिन जो ही रात का पिछला पहर होता है, फिजा में कुछ चीखें सुनाई देती हैं जो ऐसे लगता है बहुत दूर से आ रही हैं। वो चीखें हवाओं पर कभी तेज तो कभी मध्यम हो जाती हैं। हम लोगों में से कोई भी उस हिस्से की तरफ नहीं गया। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, इंशाल्लाह वो कबीला, जिन्नात का वो कबीला उस जगह को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन इस गांव में वापस नहीं आ सकता। ये कहानी थी सर्दी की उन रातों की, जब जिन्नात उस मूंगफली वाले का रूप लेकर उस गांव में आए थे,
जहां पर वो पूरे गांव को वीरान करना चाहते थे, जो नाना जी ने हमें बताई। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। दरअसल गांव में बहुत से लोगों के साथ बहुत से खौफनाक वाकयात होते हैं। वहां पर जन्नात जो है वो जानवरों के रूप में भी दिखाई देते हैं। आम लोग अगर उन्हें आम जानवर समझकर मार दें या उठाकर अपने घर की तरफ लाने की कोशिश करें, तो अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि अगला धड़ तो उनके साथ होता है, लेकिन पिछला धड़ उसी जगह पर रहता है और वो उतने ही तवील लंबे होते जाते हैं। वो छिलावा जन्नात होते हैं जो अक्सर वीरानों में और गांव के जंगल की सड़कों पर दिखाई देते हैं, कच्चे रास्तों में, वीरान रास्तों में, जहां पर आमतौर पर इंसान नहीं जाते। कोई भूला भटका अगर चला जाए तो वो जानवर का रूप लेकर जानबूझकर उसे अपने हिसार में, अपने आसेर में करने के लिए उसको डराते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। जब भी कभी आपको महसूस हो कि ये कुछ जिन्नात वाले मामलात हैं, तो फौरन से किसी साहिब इल्म से रुजू करना चाहिए। ये थी आज की नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सर्दियों की खौफनाक कहानियां पसंद आ रही होंगी। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसी ही खौफनाक कहानियां लाती रहूंगी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।